हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना प्यारा सा स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। कैसे हैं आप सभी, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। आप बहुत ही बेसब्री से वीडियोस का इंतजार करते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सर स्टडी मटेरियल के साथ साथ हमारी टेक्स्ट बुक के साथ साथ आप हमें जीके भी प्रोवाइड करवाएं। तो मैंने एक ऐसा उपाय किया है कि आपकी टेक्स्ट बुक से ही ऐसे जीके के क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको काम आएंगे और साथ ही साथ आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो भी आपको अच्छे से याद होने वाली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में एक सक्सेस लाइफ जिएंगे और आप हमेशा रिलैक्स जीवन जीते हुए आगे बढ़े और अपने जीवन का भरपूर आनंद लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जीके के छाट कर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए पॉलिटिकल से संबंधित रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। तो यहां मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क का मतलब क्या है कि जो किसी देश में एक गवर्नमेंट के द्वारा जो क्राइटेरिया तय किया गया है कि भाई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में या कंपोजिशन में कौन कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया बनाया है कि इसमें रहने वाले इसके जितने भी सिटीजन्स हैं वो 18 प्लस होने चाहिए। जो भी व्यक्ति 18 प्लस है, यानी कि जितने भी जो सिटीजन्स हैं जो 18 और 18 प्लस हैं वो अपने वोट के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं, और वही जो रिप्रेजेंटेटिव्स उस समय इलेक्ट होकर के आता है वो पार्लियामेंट में जाकर के अपनी रीजन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स वहां पर सोल्व करने का प्रयास करता है। तो देखिए यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा है, तो किसी भी कंट्री के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो उसी तरह से जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लेकर के अगर हम इंडिया से बात करें तो 18 और 18 प्लस जितने भी सिटीजन्स हैं वो सभी राइट रखते हैं वोटिंग का। तो इसलिए इसी को ही वयस्क मताधिकार कहते हैं, बशर्ते ये अधिकार सभी को इक्वली मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लोकतंत्र के कोई दो दोष लिखिए। तो लोकतंत्र के यूं तो लोकतंत्र अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी जो ये डेमोक्रेसी है इसकी कुछ कमियां भी पाई गई हैं। इसका सबसे बड़ा तो एक यही दोष है कि इसमें जो इलेक्शन वोटर लिस्ट वगैरह ये सारी चीजें हैं, ये सारी प्रक्रिया मिला करके ये बहुत ही ज्यादा खर्चीला हो जाता है। फिर नंबर 2 है कि इसमें एक ही नेता बार बार इलेक्ट होकर के यानी कि चुना जाता है। और यहाँ पर हम बात करें तो जो डेमोक्रेसी है यह कुछ हद से ज्यादा ही लोगों को आजादी दे देती है, जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति सेल्फिश होना शुरू हो जाता है। और एक लोकतंत्र का यह भी दोष है कि इसमें जो कार्यविधि है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र के कोई 2 गुण लिखिए। अब इसने गुण पूछ लिया है, तो लोकतंत्र के कोई 2 नहीं बहुत सारे गुण हैं। तो फर्स्टली तो हम यही कहेंगे कि प्रत्येक सिटीजन्स को राइट मिल जाता है कि वह अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करे बाय देयर वोट्स। और फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी में कोई भी अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है, अपने राइट्स के लिए आवाज उठा सकता है, उसे पढ़ने का अधिकार मिलता है, उसे कहीं भी आने जाने का अधिकार मिलता है, लोकतंत्र में वह इलेक्शन लड़ सकता है। तो बहुत से गुण हैं, और जब आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो उससे भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति
किसके पास होती है? तो लोकतंत्र में कहा है, डेमोक्रेसी में जो लास्ट डिसीजन है उसको लेने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? जरा सोचो। तो वो शक्ति होती है जो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, विधायक हैं, एमएलएज हैं, और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो पूरी कंट्री से चूज किए जाते हैं वही पार्लियामेंट में जाकर के फॉर्मेशन का और अमेंडमेंट आदि के कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, वही लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतिम फैसला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर कहा है लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से क्यों बेहतर है? तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति ये दूसरों से बेहतर क्यों है ये पूछा है। तो आपने देखा है, पहले आपने जो स्टडी की है उसमें ऑटोक्रेटिक सिस्टम होता था, राजा महाराजाओं के बच्चे फिर राजा महाराजा बनते थे। इस तरह से वो एक जो रेवेन्यू था वो टैक्स के रूप में प्राप्त करते थे, उनकी कुछ अपने ही अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि दूसरी जो पद्धतियां हैं उनमें लोकतांत्रिक जबरदस्त रूप से आगे है। तो आपको पता है कि यहाँ पर सिटीजन्स को अलग अलग प्रकार की सभी आजादी मिल जाती है, अपने देश में रहते हुए वह एक अच्छा जीवन जी सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकारें निर्णय कैसे लेती हैं? तो लोकतांत्रिक सरकारें निर्णय कैसे लेती है कहा है, तो सभी को ही पता है लोकतांत्रिक सरकारें कोई गवर्नमेंट बन जाती है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वह जब किसी भी विषय पर निर्णय लेने के लिए जाती है तो पूर्ण रूप से असेंबली के जितने भी सदन होते हैं उनके साथ वो चर्चा करती है। सरकार की बात कर रहे हैं हम, जो पार्लियामेंट में चाहे वो अपर हो या फिर लोअर हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट वहां अपने देश से आए सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ कर के विषय पर चर्चा करती है और उस चर्चा के आधार पर वो लास्ट डिसीजन लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र के विषय में क्या कहा है? तो अब्राहम लिंकन के विषय में यहाँ पर बात आई है, यूएसए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सबसे पहले डेमोक्रेसी के विषय में इन्होंने एक पंक्ति कही है कि प्रजातंत्र लोगों का लोगों के द्वारा प्रजातंत्र है। तो देखिए, प्रजातंत्र लोगों का लोगों के द्वारा प्रजातंत्र ही जो है यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है बार बार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों के द्वारा चुना गया प्रजातंत्र ही क्या है? प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सी अगर हम बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही जनता के लिए प्रजातंत्र है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। तो लोकतंत्र की परिभाषा हम आपको क्या देंगे? सभी जानते हैं लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, कि एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें एवरी सिटीजन्स हैव द राइट ऑफ वोट। तो उसके पास जो है वोट डालने का अधिकार होता है। इसके लिए जो भी एज क्राइटेरिया होता है वो बशर्ते पूरा होना चाहिए। फिर लोकतंत्र की यहाँ पूछा है कि भाई लोकतंत्र की परिभाषा तो यही है कि लोगों के द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों को चुन करके आगे भेजना और देश को कंट्रोल करना या कार्य करना ही लोकतंत्र कहलाता है। तो लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली सरकार जो होती है वो यहाँ पर लोकतंत्र का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकतंत्र में शासक का चुनाव कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासक का चुनाव का इसने रिप्रेजेंटेटिव्स का नहीं कहा है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स को जो सिटीजन्स हैं वो बाय वोट इलेक्ट करते हैं, यानी कि चुनते हैं।
लेकिन ये जो चूज किए गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये अपने में से एक मेन हेड को चुन लेते हैं जो कि मेन पोस्ट पर बैठता है। जैसे कि हम प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट देखते हैं, तो वो अपने में से ही किसको चुनते हैं? प्रशासक को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में तख्ता पलट कब और किसने किया था? तो पाकिस्तान की बात करें तो अक्टूबर 1999। तो यहां पर अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान के जो आर्मी के जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने वहां तख्ता पलट कर दिया था। और तख्ता पलट कैसे किया था? धीरे धीरे उन्होंने आर्मी में रहते हुए सरकार का जो भी तंत्र था उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और वहां की जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बैकफुट पर धकेलते हुए उन सभी के राइट्स और जितनी भी पावर्स थी अपने हाथों में कंट्रोल कर ली। और फिर उन्होंने क्या किया? तख्ता पलट कर दिया, यानी कि सरकार को गिरा दिया और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। और वहां पर फिर सेना का शासन शुरू हो गया था। और 1999 में ही परवेज मुशर्रफ के समय में पाकिस्तान ने भारत पर कारगिल युद्ध थोप दिया था और उसमें भारत की और पाकिस्तान की तरफ से बहुत से सैनिकों की जानें गई थी। फिर भी इस युद्ध में जुलाई में जाकर के भारत ने जीत लिया था और अपने सभी जो एरियाज जिस पर पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था उसको रिलीज करवाया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है 11। यहाँ पर सऊदी अरब में आज भी किसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ये भी कोई बात हुई। आज हम 21वीं जो सेंचुरी है इसमें रह रहे हैं। शायद ही कोई विश्व का ऐसा कोना होगा जहां पर किसी को वोटिंग का राइट है वो नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी है। यहाँ पर क्वेश्चन आया है, आप इस बुक में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सऊदी अरब में आज भी एक ऐसा तबका है, एक ऐसी प्रजाति है, ऐसी जाति है जिसको वोट डालने का अधिकार नहीं मिल पाया है। और वो कौन है? वो जो लोग हैं वो महिलाएं हैं। तो महिलाओं को आज भी कहां पर वोट डालने का अधिकार नहीं है? सऊदी अरब में। तो यहाँ पर आप जब चैप्टर को रीड करेंगे तो उसमें अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनमें अलग अलग समय पर महिलाओं को राइट मिला था वोटिंग का, तो उसके विषय में आपको जरूर पढ़ना है। सबसे पहले किस देश ने शुरुआत की थी महिलाओं को वोटिंग का राइट देने की, फिर उसके बाद लास्ट में किस देश ने ऐसा किया है, और फिर स्पेशली अपने इंडिया का भी आपको याद रखना है कि इंडिया में महिलाओं को वोटिंग का जो राइट था वो कब से प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये आप इन क्वेश्चन के आंसर आप सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें, और मैं बड़े ही बेसब्री से इंतजार करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे स्टूडेंट हमारी वीडियो में दिए गए एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये भी हमें पता चलता रहे, ताकि हम और भी ज्यादा इंटेलिजेंसी के साथ ये वीडियो बनाने में सफल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आपने इस चैनल को ओपन किया है, तो इसी तरह से और भी ढेर सारी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप अगर पहले से ही इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपके जानकारी में पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले आपसे बड़े जितने भी आपके भाई बहन या फिर कोई रिश्तेदार है या दोस्त है, तो उनको भी इस चैनल का लिंक शेयर करें। तो देखते हैं आगे हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है
12 नंबर क्वेश्चन, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गौरों के शासन से मुक्ति कब मिली थी? तो जिम्बाब्वे की बात की गई है। ये साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है। साउथ अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है और उसकी ये एक कंट्री है। तो गौरों से जो ब्रिटिशर्स थे उनसे उनको आजादी मिली थी। कब मिली थी? 1980 एडी। 1980 एडी में जिम्बाब्वे को गोरों से आजादी मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 30 नंबर क्वेश्चन है और वो है, चीन में सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो चीन में सबसे भयंकर अकाल कहाँ है? आपको पता है कि पिछली सदी का सबसे ज्यादा अग्रणी जनसंख्या में अगर कोई रहा है तो वो चाइना रहा है। बहुत ही जबरदस्त गति से चाइना की जनसंख्या बढ़ी है और इसी वजह से वहां पर संसाधनों की कमी हुई और अकाल की स्थिति हुई। 1958 से लेकर के 61 तक चाइना में भयंकर अकाल पड़ा था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक देश की सरकारें स्वयं को कैसा दिखाना चाहती हैं? लो, ये भी कोई बात है? तो दिखावा तो आज पूरे विश्व भर में ही है। अगर व्यक्ति के पास अच्छा मकान नहीं है तो नहीं है, लेकिन उनके पास अपनी गाड़ियां जरूर मिलती हैं, अपने व्हीकल जरूर मिलते हैं। व्यक्ति अपने घर में कैसे रहते हैं वो तो उनकी अंदर की बात होती है, लेकिन कपड़े सभी के ही इंटेलिजेंसी वाले पाए जाते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि प्रत्येक देश, सबको पता है अंदर से वहां की पॉपुलेशन कैसे रह रही है, वहां के सिटीजन्स के किस तरह से जीवन जी रहे हैं, वो अवेयर है या अवेयरनेस अभी तक फैली नहीं है, या उनको अपनी जो लिवलीहुड है उसके लिए अब भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और जो एजुकेशन है वो उनके टच में आई है या नहीं आई है। तो मैनी रिसोर्सेज हैं जो उनको मिले हैं या नहीं मिले हैं। फिर भी अगर किसी देश में ऐसा कंप्लीटली हो चुका है, सिटीजन्स को सब कुछ मिलता है, तो फिर वो डेमोक्रेसी को दिखाने का प्रयास करेगा। और अगर ऐसा किसी एक आध कंट्री में या किसी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ है, लोगों को सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, फिर भी देश जो है अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने का जो प्रयास है वो करते हैं। तो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि 5 साल तक नेता राज करते हैं, लेकिन कुछ समय यानी कि 20 से 30 दिन तक वो लोगों के बीच में नौकर की तरह व्यवहार करते हैं, उनका दास बनने का एक ढोंग करते हैं। तो इसी तरह से ये कंट्रीज भी हैं, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ बताया गया है कि लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? तो पर्सन क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? तो लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? आप सोच सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर समझदारी वाली बात है, और वो है एक तो हो गया स्वतंत्र व चुनाव। तो यहाँ आप समझ गए होंगे लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अगर आपको लोकतंत्र अपनी कंट्री में बचा कर रखना है तो जो चुनाव आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो पूरी तरह से फ्री हो, यानी कि फ्रीडम हो उसके पास, और फिर वह किसी का भी क्या है कि पक्षपात न करे, सभी को इक्वली समझे। तो निष्पक्ष चुनाव होना ही जरूरी है लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी सभी जानते हैं, स्टूडेंट सभी बोलते हैं कि भाई डेमोक्रेसी ऐसे ऐसे, तो वो लिखते हैं तो वो कहेंगे अंग्रेजी। जी नहीं, ये जो डेमोक्रेसी शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर के बना है ये डेमोक्रेसी, और इसलिए ये आपको पता चल गया है कि यूनानी भाषा से ये निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसे वोट देने का अधिकार है?
वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप लोग तो खुद इंडियंस हैं, तो आप समझते होंगे कि भारत में किन लोगों को या किसे वोट देने का अधिकार है। तो वो है 18+ एवरी पीपल, ठीक है, एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन्स, जो भी हमारे देश में रह रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, वो अगर वो 18 या 18+ हैं तो उन सबको वोट देने का अधिकार है और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चूज करने का भी राइट वो रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र किसे कहते हैं, एक जबरदस्त क्वेश्चन आया है, यहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुना गया जो तंत्र है उसी को ही लोकतंत्र कहते हैं। तो आप फिर से देख सकते हैं कि लोगों के द्वारा अपने वोट के माध्यम से अपने प्रशासक को चुनना ही लोकतंत्र कहलाता है। और लोकतंत्र में जो अंतिम जो होता है निर्णय लेने का, तो उसमें भी जो लोग हैं उस देश में रहने वाले वही होते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में कौन सी पार्टी है? तो चीन की बात कही गई है यहाँ पर। चीन में कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी है। चीन एक दलीय प्रणाली वाला देश है। इसमें केवल एक ही पार्टी है और वो है कम्युनिस्ट पार्टी का ही वहां पर पूरे देश में कंट्रोल है। और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, चाइना में यानी कि चीन में 3000 सदस्यों को चुनाव से पहले किसकी सहमति जरूरी है? तो चाइना में इलेक्शन होते हैं और वहां पर ऑलमोस्ट 3000 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुने जाते हैं हर बार चुनाव में। तो इस चुनाव में इन 3000 सदस्यों को चुनाव लड़ने से पहले किसी की सहमति लेनी होती है। तो वो सहमति किसकी लेनी होती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी तरह से वहां पर ऑल ओवर कंट्रोल है। एक ही पार्टी वाला ये देश है। हमारा देश बहु प्रणाली वाला देश है। बहुत सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और बहुत से क्षेत्रीय दल हैं। और कुछ जो देश हैं वो द्विदलीय प्रणाली वाले देश हैं। कुछ जो देश हैं वो द्विदलीय प्रणाली वाले देश हैं, जैसे कि यूएसए की हम बात करें, इंग्लैंड है। तो ये आप लोग अपने चैप्टर में पढ़ेंगे तो इन पर एक नजर आप जरूर डालिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। बड़ा ही इजी ये चैप्टर है। यूं तो हम बात करते हैं कि लोकतंत्र की, और सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के मायने क्या है और क्या होने चाहिए और क्या हो रहे हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र बहुत सी क्राइम्स को रोकने में मदद करता है। लोकतंत्र लोगों को अवेयर करने में मदद करता है। लोकतंत्र प्रत्येक सिटीजन तक जो फूड है उसकी जो लिवलीहुड है वो उस तक पहुंचाने में मदद करता है। लोकतंत्र है तो सभी निर्भय होकर के अपनी कंट्री में जी सकते हैं। तो यहाँ आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कहीं भी कि कोई एक दलीय प्रणाली वाला देश बताइए, तो चाइना है। तो चाइना में कौन सा दल है? तो वो भी आपको पता है, कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो है। फिर यहाँ पर पाकिस्तान में तख्ता पलट कब हुआ? तो अक्टूबर 1999 में हुआ। तो पूछा जा सकता है कि परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की सत्ता पर अपना अधिकार कब कर लिया? तो वो भी यही है, अक्टूबर 1999 में। और कारगिल युद्ध तो हम आपको बता ही चुके हैं। फिर यहाँ पर जिम्बाब्वे अल्पसंख्यक जो थे वो गोरों के शासन से मुक्ति मिलती है। तो वो कब मिलती है? 1980 में। इन क्वेश्चन को बड़े ही अक्लमंद से, बड़े ही अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है, और फिर आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारे आज की वीडियो में ढेर सारे आप लोगों के लिए जीके के क्वेश्चन, और ये सारे आपके पॉलिटिकल की जो टेक्स्ट बुक हैं वहीं से ही हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर इसके बाद आपको किसी कोचिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप 2 से 3 बार हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई गई
आपके अपने स्टडी 888 चैनल के द्वारा जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड करवाई गई हैं उनको 2 से 3 बार अगर आप देख लेते हैं, किसी तरह के कोचिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं है और आप अपना पैसा भी सेव रख सकते हैं। तो फिर से हम हाजिर हो जाएंगे आप लोगों के सामने एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में आने वाली और भी ढेर सारी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।